हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर ऑल स्ट्रीम। दैट मीन्स सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6(7). दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये एक टेक्निकल सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, और इससे इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले अपन ऑलरेडी ये अपॉइंटमेंट का लॉ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्लासेस में कि किन क्लासेस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल होता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अप्लीकेबिलिटी सब सेक्शन 4 में दी गई, 149 सब सेक्शन 4। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड है। लाइक कुछ प्राइवेट कंपनियों के डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड मिलेंगे। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो लिस्टेड हर जगह आपको नॉर्मल अप्लीकेबिलिटी में आपको लिस्टेड कंपनी वर्ड मिलता है। लिस्टेड कंपनी अगर वर्ड लिखा है ना तो लिस्टेड कंपनी इंक्लूड लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड प्राइवेट कंपनी। लेकिन कंपनी एक्ट में केवल अपने को 2 सेक्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड मिला है एप्लीकेबिलिटी में। एक है 149 सब सेक्शन 4 और सेकेंड है सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी। केवल ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड मिलेगा। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए मिनिमम। एंड अदर पब्लिक कंपनी दैट मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या तो 10 करोड़ है या फिर उस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है लास्ट ईयर का, या उस पब्लिक कंपनी का बोरोइंग फ्रॉम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर से और डिपॉजिट से एग्रीगेट अगर एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, लास्ट ईयर का चेक करना है, अगर लास्ट ईयर में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़ है लास्ट ईयर में, तो इस केस में अदर पब्लिक कंपनी को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। लेकिन इन 3 कंपनियों पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी है या जॉइंट वेंचर कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी है, भले ही उस पर उसकी कैपिटल लिमिट से अधिक है, 10 करोड़ से अधिक है, लेकिन उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा 100% सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर कंपनी और डोरमेंट कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होते हैं। फर्दर अगर अदर पब्लिक कंपनी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है 1 साल, तो 3 कंटिन्यूअस ईयर तक उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन कंटिन्यू अप्लाई होंगे। लेकिन अगर 3 कंटिन्यूअस ईयर तक अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो 4th ईयर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन उस पब्लिक कंपनी पर, अदर पब्लिक कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब एक बार अप्लीकेबल हो गया तो 3 साल के लिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेगे। फिर आप चेक कर लीजिए 3 कंटिन्यूअस ईयर में ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन नेक्स्ट दैट मीन्स 4th ईयर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। फर्दर अगर कोई दूसरा लॉ, एग्जाम्पल अदर लॉ, एग्जाम्पल सेबी एक्ट, लाइक सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जो अपने सिलेबस में भी है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वहां पर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर इस रेगुलेशन में अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, लाइक इस रेगुलेशन में दिया हुआ है कि कुछ सर्टेन केसेस में कंपनी में 1/2 ऑफ टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 1/2 कुछ केसेस में।
तो अगर किसी दूसरे लॉ में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट दी गई है तो कंपनी सेल अपॉइंट द सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर किसी अदर लॉ में अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट दी गई है देन द कंपनी सेल इंप्लॉय द सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर 1/3 से काम नहीं चलेगा, फिर हायर नंबर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर अदर लॉ हायर नंबर रिक्वायर करता है। एंड सिमिलरली अगर कंपनी एक्ट का अगर कोई दूसरा सेक्शन अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट करता है तो इस केस में कंपनी को हायर नंबर अपॉइंट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी का प्रोविजन है। सेक्शन 177 में लिखा हुआ है कि कमेटी में जितने भी मेंबर होंगे, सपोज कमेटी में 6 मेंबर हैं तो उसमें से मेजॉरिटी मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%। इसका मतलब 50% कितना होता है 3, मोर देन 50 कितना होगा 4 मेंबर। इसका मतलब मिनिमम 4 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब अगर 177 रिक्वायर करता है कि 4 इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो फिर 4 ही आपको रखने पड़ेंगे, फिर 2 से काम नहीं चलेगा। तो अगर कंपनी एक्ट का अदर सेक्शन रिक्वायर करता है हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो कंपनी सेल अपॉइंट द सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड। फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देगी, बोर्ड में अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बट उसकी अपॉइंटमेंट को जनरल मीटिंग अप्रूव करेगी। जब सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होगी जब भी तो जनरल मीटिंग अप्रूव करेगी। अपॉइंटमेंट की टेन्योर रहेगी 1 टर्म्स ऑफ अप टू 5 ईयर, मतलब मैक्सिमम एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। और अपन पढ़ चुके हैं इसे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर माना जाएगा। इसे रोटेशनल नहीं मानेंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर मानेंगे। वो एलिजिबल रहेगा, रीअपॉइंट फिर से हो सकता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी कि जब वो रीअपॉइंट होगा तो रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रीअपॉइंटमेंट फिर से हो सकती है सेकेंड टर्म अप टू 5 ईयर, फिर से 5 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 5 ईयर। लेकिन जैसे ही उसकी 2 टर्म कंप्लीट हो जाती है, 5-5 साल नहीं देखना है, 2 टर्म। सपोज अगर वो फर्स्ट टर्म 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, सेकेंड टर्म में अगर वो 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ तो 2 टर्म अगर उसकी कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद उस पर 3 साल का कूलिंग पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 साल तक वो उस कंपनी में 3 साल तक किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता। उस पर 3 साल का कूलिंग पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 साल का कूलिंग पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा मतलब 3 साल तक उस पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि वो उस कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्स्ट टर्म उसकी अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होगी। वो रीअपॉइंट हो सकता है, अगर उसका परफॉर्मेंस सही रहता है तो कंपनी उसे रीअपॉइंट कर सकती है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और रीअपॉइंटमेंट फिर से सेकेंड टर्म मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स के लिए होगी। जैसे ही उसकी 2 टर्म कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाती है उस पर 3 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब 3 साल तक अब वो उस कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन। 149 सबसेक्शन 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिफाइन किया गया। सभी लोग जरूर इसके नोट्स बनाइएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नोट्स, खुद के नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत टेक्निकल है। 149 सबसेक्शन 6 अभी तक अपन ने अप्लीकेबिलिटी कर ली, उसकी अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर कर ली, टेन्योर कंप्लीट कर ली और कूलिंग पीरियड 3 साल का, यहाँ तक का लॉ अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, हु शैल बी एलिजिबल टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फर्स्ट क्राइटेरिया दी गई है सबसेक्शन 6। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन एमडी और वोल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का वोल टाइम डायरेक्टर और कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता।
अगर आप कंपनी के एमडी हो, अगर आप कंपनी के वोल टाइम डायरेक्टर हो, या आप कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर हो, 161 सब सेक्शन 3 में अपॉइंट हुए हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, XYZ बैंक ग्रांटेड ए लोन ऑफ 20 lakhs टू सी लिमिटेड। XYZ बैंक अपॉइंट मिस्टर एस एज ए नॉमिनी डायरेक्टर इन सी लिमिटेड। क्योंकि लोन दिया है, लोन का मिस यूज ना हो, इसलिए बैंक ने अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है सी लिमिटेड में, मिस्टर एस को। अब मिस्टर एस कैन नॉट बी बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए लिमिटेड, क्योंकि वो नॉमिनी डायरेक्टर है और नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। तो सभी लोग एग्जाम्पल लिखते जाइएगा। फर्स्ट कौन नहीं बन सकता? एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall not eligible to become the independent director. Second, 149 subsection 6 clause A, who in the opinion of board is a person of integrity and possess relevant expertise and experience। यानी कि बोर्ड की ओपिनियन में वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए, ईमानदार पर्सन होना चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, और उसको रेलिवेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज, एग्जांपल हो गया सीए हो गया, सीएस हो गया, तो रेलिवेंट फील्ड लाइक फाइनेंस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए या टेक्निकल फील्ड का। तो बोर्ड की ओपिनियन में जो बोर्ड को जरूरत है उस फील्ड में वो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in the opinion of board, Mr. S, who is proposed and independent, should possess relevant experience and should be trustworthy person होना चाहिए। तो सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी दी गई वो जर्नल है कि वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए और रेलिवेंट फील्ड में वो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, who is or was not a promoter of company or its holding subsidiary or associate company। तो थर्ड नंबर जो क्लॉज है कि वो इज और वाज नॉट ए प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मतलब शॉर्ट में अब अपन कैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग। वो इज और वाज नॉट प्रमोटर, मतलब अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं या कंपनी की होल्डिंग का या सब्सिडरी का एसोसिएट का, तो मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। इफ मिस्टर एस इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड, ही शुड नॉट बी ए प्रमोटर ऑफ कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ठीक, थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्लॉज 149 सब सेक्शन 6 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 क्या बोलता है देखिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर डायरेक्टर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। कैश मतलब मैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं तो मुझे ये चेक कर लेना है कि मेरे जो रिलेटिव है वो कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे रिलेटिव ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर हैं तो मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एस इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट, अगर मिस्टर एक्स ना एस XYZ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होना चाहता है, बट मिस्टर एच जो ब्रदर है मिस्टर एस का, मिस्टर एच जो ब्रदर है ना मिस्टर एच का, इज ए प्रमोटर और डायरेक्टर इन कैश लिमिटेड, मतलब मेरा ब्रदर मेरा रिलेटिव प्रमोटर है या डायरेक्टर है
इन द कैश, कैश का मतलब है कंपनी में, एसोसिएट में, होल्डिंग में और सब्सिडरी में। देन मिस्टर एस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो फोर्थ नंबर भी आपको क्लियर होगा। अभी तक 4 क्लॉज हो चुके हैं, याद करते जाइएगा। फर्स्ट नंबर क्लॉज था कि मैं कंपनी का एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मेरे पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज और इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। थर्ड इज मैं नहीं था और नहीं हूं प्रमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। और फोर्थ, न ही मेरा रिलेटेड, ही इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द, यहां पर डायरेक्टर भी है, याद रखिएगा, प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, who has or had no pecuniary relationship। पिक्यूनरी का मतलब है बेसिकली मनी, कंसिस्टिंग ऑफ मनी, मनी टर्म में कोई रिलेशनशिप यानी मनी टर्म में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। वो हैज नहीं है और नहीं था। अदर देन रिमरेशन एज सच डायरेक्टर, मतलब अगर उसको रिमरेशन मिल रहा है, वो पहले कंपनी का एक नॉर्मल डायरेक्टर था और उसे रिमरेशन मिला हुआ है तो परमिसिबल है। और हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज, या फिर उसका ट्रांजेक्शन हुआ है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। अभी तक कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं हुई है, तो अभी लिमिट केवल रहेगी 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, मतलब उसकी जो टोटल इनकम है उससे 10% से अधिक की वैल्यू का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए उसका। किसके साथ ट्रांजेक्शन? विद द कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट, देयर प्रमोटर और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, या तो पिछले 2 सालों में या करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स का अगर कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ और देयर प्रमोटर और देयर डायरेक्टर, इन सभी के प्रमोटर और इन सभी के डायरेक्टर के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, लोन, और वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, मतलब अगर एक्स की टोटल इनकम सपोज 50 लैक्स है तो 10% मतलब 5 लैक्स, यानी कि एक्स का अगर कंपनी होल्डिंग सभी से मिलाकर एग्रीगेट 5 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है, कब? ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स में या करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल से और क्लियर होगा, देखिएगा। द टर्म पिक्यूनरी मीन्स रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग, मतलब ऐसी चीज जिसमें मनी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एस इज रिसीविंग रिमरेशन फ्रॉम XYZ लिमिटेड or the transaction he entered into the company is less than 10% of total income of Mr. S, he can become the independent director। मतलब अगर उसको केवल रिमरेशन मिल रहा है या फिर उसका ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि लेस देन 10% है, तो अगर मान लीजिए टोटल इनकम मिस्टर एस की अगर 50 लैक्स है तो ट्रांजैक्शन जो होगा कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से और उनके प्रमोटर और उनके डायरेक्टर से शुड नॉट बी मोर देन 5 लैक्स, 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ 50 लैक्स, अगर मोर देन 50 लैक्स है तो ही विल नॉट बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अपने को पिछले 2 साल का ट्रांजैक्शन देखना है और करेंट ईयर का। पिछले 2 सालों में 5 लाख से अधिक की वैल्यू का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए और करेंट फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड एक और एग्जांपल दिया है कि मिस्टर एस इज हैविंग ए फ्रेंचाइजी ऑफ फ्रीज मैन्युफैक्चर बाय XYZ लिमिटेड। अरे एस के पास ना फ्रेंचाइजी है
मैन्युफैक्चरिंग जो XYZ मैन्युफैक्चरिंग करेगी फ्रिज की, उसकी फ्रेंचाइजी किसके पास है? मिस्टर एस के, यानी कि पिक्यूनरी रिलेशनशिप है मिस्टर एस का XYZ के साथ। देयरफॉर मिस्टर एस कैन नॉट बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी एसोसिएट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। और अगर प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ भी अगर उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्लॉज इज द 149 सब सेक्शन 6 क्लॉज डी। याद रखना ये रिलेटिव के लिए है, नन ऑफ वूज रिलेटिव। अभी तक जितने भी क्लॉज थे वो मेरे लिए थे, मतलब मैं कंपनी का MD, वोल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मैं रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सबसे रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, मेरा रिलेटिव कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मेरा पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब जो आ रहा है ना मेरे रिलेटिव के बारे में अब मिलेगा। अगर मेरा रिलेटिव ये सब चीज में कवर होगा ना तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। द फर्स्ट क्लॉज रिलेटिव के बारे में 3 क्लॉज मिलेंगे आपको रिलेटिव के बारे में। पहला क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ वूज रिलेटिव, मतलब मेरा रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। मतलब अगर मेरे रिलेटिव के पास सिक्योरिटी होल्डिंग है, किसकी? कंपनी के शेयर हैं, होल्डिंग के हैं, सब्सिडरी एसोसिएट के हैं, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल, पिछले 2 साल में कभी भी या करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर मेरे रिलेटिव के पास सिक्योरिटी होल्डिंग है, कंपनी की होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की, प्रोवाइडेड रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी 50 lakhs फेस वैल्यू और 2%, 50 lakhs फेस वैल्यू और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, तो 50 lakhs और 2% विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इज 100 lakhs एंड मिस्टर एच ब्रदर ऑफ मिस्टर एस हु इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब मेरा ब्रदर मिस्टर एच, जो ब्रदर है एस का, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट होने वाला है? एस, उसका ब्रदर एच है, होल्ड 3% शेयर इन द कंपनी, उसके पास 3% शेयर है। इन सच केस मिस्टर एस कैन नॉट बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपको 2 लिमिट चेक करनी है, 50 lakhs रुपीज फेस वैल्यू और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर। इससे अधिक के शेयर नहीं होने चाहिए। अगर इससे अधिक के शेयर होते हैं, सिक्योरिटी होल्डिंग होती है, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो मेरे रिलेटिव के पास सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कंपनी की होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की, नॉट एक्सीडिंग, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 50 lakhs रुपीज और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब पिछले 2 साल में कभी भी अगर मेरे पास, मेरे रिलेटिव के पास सिक्योरिटी होल्डिंग है तो फिर मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्लॉज याद करते जाइएगा क्लॉजेस को फिर से। पहला क्लॉज था MD वोल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, रेलिवेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। थर्ड इज और वाज नॉट ए प्रमोटर ऑफ कैश। फोर्थ इज द कि नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। एंड नेक्स्ट इज द नॉट हैविंग पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रिमरेशन और ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द लास्ट 2 years और करेंट फाइनेंशियल ईयर। और नेक्स्ट इज द मेरे रिलेटिव की सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए कैश में, बट रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग द लास्ट 2 year और करेंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, मेरा रिलेटिव none of whose relative is indebted to the company or holding subsidiary associate or their promoter or their director। यहां पर प्रमोटर और डायरेक्टर भी ऐड हो गए।
इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे रिलेटिव का इंडेटनेस नहीं होना चाहिए कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में, देयर प्रमोटर और देयर डायरेक्टर इन एक्सेज ऑफ सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब। और अमाउंट प्रेस्क्राइब की गई है, नोट करिएगा, अमाउंट जो प्रेस्क्राइब की गई है वो है 50 लाख रुपीज़, यानी कि 50 लाख रुपीज़ से अधिक का इंडेटनेस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल में कभी भी, और करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर मेरे रिलेटिव का इंडेटनेस है कैश, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और देयर प्रमोटर और देयर डायरेक्टर के साथ पिछले 2 साल में या करेंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक एग्रीगेट, सभी में एग्रीगेट मिलाकर कंपनी प्लस होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, एसोसिएट, देयर प्रमोटर, देयर डायरेक्टर, इन सभी में एग्रीगेट मेरा इंडेटनेस 50 लाख रुपीज़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज रिलेटिव के बारे में, टी नंबर 149 सब सेक्शन 6 क्लॉज नंबर डी, नन ऑफ वुज रिलेटिव हैज़ गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब। अमाउंट प्रेस्क्राइब की गई है 50 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब अगर मेरे रिलेटिव ने गारंटी प्रोवाइड की है या मेरे रिलेटिव ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इन कनेक्शन विथ इंडेटनेस, किसी ने थर्ड पर्सन ने लोन लिया था, अगर मेरा रिलेटिव है, एस इज़ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, एच उसका रिलेटिव है, एच ने गारंटी दी है या एच ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इन रिस्पेक्ट किसको, कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, देयर प्रमोटर को और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेटनेस ऑफ अदर पर्सन, लाइक इन्होंने ना, पी ने कोई लोन लिया था इनसे और मेरे रिलेटिव ने इसके बिहाफ में कंपनी को और या फिर होल्डिंग, सब्सिडरी, इन सभी को गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेटनेस। इंडेटनेस किसका था, पी का, पी ने लोन लिया था कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से, और मेरे रिलेटिव ने गारंटी प्रोवाइड करके रखी है एक्सीडिंग द सच अमाउंट, और अमाउंट कितने की है, 50 लाख रुपीज़ से अगर अधिक का गारंटी अमाउंट है अगर पिछले 2 साल में या करेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, मेरे रिलेटिव ने कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, देयर प्रमोटर और देयर डायरेक्टर को कोई गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है। इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स और करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो रिलेटिव के बारे में 3 ट्रांजैक्शन हो गए। पहला था कि मेरा रिलेटिव सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कितने अमाउंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2% ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 लाख नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सेकेंड, मेरे रिलेटिव का खुद का इंडेटनेस नहीं होना चाहिए 50 लाख से अधिक। और थर्ड, मेरे रिलेटिव ने गारंटी भी नहीं दी है, सिक्योरिटी भी नहीं दी है इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज टू द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी यहां पर ध्यान रखिएगा, जबकि ऊपर में डायरेक्टर और प्रमोटर सभी के थे, यहां पर केवल डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी कवर है, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब मेरा इंडेटनेस नहीं होना चाहिए और मेरा गारंटी और सिक्योरिटी दोनों में लिमिट 50 लाख रुपीज से अधिक की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द नन ऑफ वुज रिलेटिव। अब फिर से आ रहा है 4th नंबर ट्रांजेक्शन रिलेटिव के बारे में। हैज़ एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन, कोई भी अदर ट्रांजेक्शन। पहले में क्या हो गया, शेयर की डीलिंग हो गई, सेकेंड में क्या हो गया, इंडेटनेस हो गया, थर्ड में क्या हो गया, गारंटी और सिक्योरिटी हो गई, फोर्थ में एनी अदर ट्रांजेक्शन, लाइक मैंने लोन दिया है, मेरे रिलेटिव ने कंपनी को लोन दिया है, तो एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर।
और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजेक्शन रिफर टू इन क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर मतलब सिक्योरिटी होल्डिंग, क्लॉज नंबर 2 इज द गारंटी इंडेटनेस, क्लॉज नंबर 3 इज द गारंटी और सिक्योरिटी। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ट्रांजेक्शन को मिलाकर प्लस अदर ट्रांजेक्शन, ये चारों ट्रांजेक्शन को मिलाकर, या केवल इंडिविजुअल फोर्थ ट्रांजेक्शन को अगर देखें तो इस लिमिट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। किस लिमिट से? 2% और मोर ऑफ द टर्नओवर कंपनी का और टोटल इनकम कंपनी की, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ XYZ, कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है और मिस्टर एस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है XYZ लिमिटेड में, एंड मिस एस मतलब उसकी वाइफ हैज ए पिक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ मोर देन 2 करोड़ with company holding subsidiary associate. In such case, Mr. S is not eligible to become a independent director. The pecuniary interest can be in the any form like loan, guarantee, security, इन सभी को मिलाकर, मतलब ऊपर वाले जो ट्रांजेक्शन अपन पढ़े ना, शेयर की डीलिंग हुई है, शेयर खरीदे गए हैं या लोन लिया गया है, इंडेटनेस या गारंटी या सिक्योरिटी या एनी अदर, ये चारों ट्रांजेक्शन को मिलाकर एग्रीगेट वैल्यू जो है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी। अगर 2% या उससे अधिक है, 2% भी हो गया ना, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि यहां एक्सीडिंग वर्ड नहीं है। अमाउंटिंग टू 2% और मोर ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, कंपनी की जो टोटल इनकम होगी विच एवर इज लोअर। तो रिलेटिव के बारे में 4 ट्रांजेक्शन हो गए। क्या 4 ट्रांजेक्शन याद रखिएगा? पहला, सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए मेरे रिलेटिव के पास। दूसरा कि इंडेटनेस नहीं होना चाहिए। तीसरा गारंटी और सिक्योरिटी। और फोर्थ इज द एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 149 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी, डी के बाद ई नंबर क्लॉज आता है। डी में केवल रिलेटिव के 4 ट्रांजेक्शन थे। अब ई नंबर में देखिए, ई नंबर में कवर हो रहा है वो हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव, मतलब दोनों कवर हो रहा है, उसका खुद और उसके रिलेटिव। होल्ड और हैज होल्ड, मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि मैं और मेरा रिलेटिव KMP या इंप्लॉय नहीं होने चाहिए, कंपनी के, होल्डिंग के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, इन एनी ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि मैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं XYZ लिमिटेड में, तो मैं और मेरा रिलेटिव दोनों कंपनी में KMP की पोस्ट में नहीं होने चाहिए और इंप्लॉय भी नहीं होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में। बट अगर मेरा रिलेटिव केवल इंप्लॉय था, नॉर्मल लाइक चीफ अकाउंटेंट था, नॉर्मल, वो KMP नहीं था कंपनी का, की मैनेजेरियल पर्सन नहीं था, वो केवल कंपनी का एक नॉर्मल इंप्लॉय था, तो फिर मैं एलिजिबल रहूंगा। तो रिलेटिव अगर मेरा कंपनी का केवल इंप्लॉय की पोस्ट में था ना, तो फिर मैं एलिजिबल रहूंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्लॉज जो है वो बोलता है कि ना ही मैं और ना ही मेरा रिलेटिव होल्ड और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ KMP और इज और हैज बीन द इंप्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब ना ही KMP होना चाहिए ना ही इंप्लॉय, किसका? कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। प्रोवाइडेड अगर रिलेटिव अगर केवल इंप्लॉय था, केवल KMP नहीं था, इंप्लॉय था, तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रिलेटिव केवल इंप्लॉय था कंपनी का, तो फिर मैं एलिजिबल रहूंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। तो याद रखिएगा, मैं और मेरा रिलेटिव दोनों KMP नहीं होने चाहिए, इंप्लॉय नहीं होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर इन द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। बट अगर मेरा रिलेटिव अगर केवल इंप्लॉयमेंट में था, केवल इंप्लॉय, नॉर्मल इंप्लॉय था कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में, तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट फिर से 6 का ई नंबर क्लॉज, वो नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, मतलब मैं और मेरा रिलेटिव नहीं है, मैं और मेरा रिलेटिव
नहीं है। he himself or his relative is not, नहीं है। क्या नहीं है? पार्टनर, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉई ऑफ सीए फर्म, सीएस फर्म और कॉस्ट ऑडिट फर्म, यानी कि ये तीनों कौन सी फर्म हो गई? प्रोफेशनल्स। इन प्रोफेशनल की फर्म में मैं और मेरा रिलेटिव ना ही पार्टनर है, ना ही प्रोप्राइटर है, ना ही एम्प्लॉई। ये तीनों फर्म ना ऑडिट करते हैं। सीए फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है, सीएस फर्म सेक्रेटेरियल ऑडिट करती है और कॉस्ट ऑडिट फर्म कॉस्ट ऑडिट करती है। किसकी करती है? कंपनी की, होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की। इन द एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अगर मैं या मेरा रिलेटिव अगर पार्टनर थे, प्रोप्राइटर थे या एम्प्लॉई थे, सीए फर्म के या कॉस्ट ऑडिट फर्म के या सीएस फर्म के, ऐसी कॉस्ट ऑडिट फर्म या ऐसी सीए फर्म या ऐसी सीएस फर्म जो कि ऑडिट करती है कंपनी की, होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, तो न ही वो नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव इज और हैज बीन द एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 preceding financial year. A firm of auditor, CS in practice, cost auditor of the company of its holding subsidiary associate company. तो मैंने बताया कि मैं प्रोफेशनल फर्म का पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रोफेशनल फर्म जो कि कंपनी या सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट की ऑडिट करती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, मैं और मेरा रिलेटिव, सेकेंड नंबर क्लॉज है, मैं और मेरा रिलेटिव नहीं होने चाहिए पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉई लीगल कंसल्टेंसी फर्म की। कौन सी फर्म की? लीगल कंसल्टेंसी फर्म की, यानी एडवोकेट फर्म का। मैं और मेरा रिलेटिव इस एडवोकेट फर्म का पार्टनर, प्रोप्राइटर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है किसको? कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, और उस कंसल्टेंसी से उसको फीस मिलती है किसको? फर्म को। और फीस कितनी मिलती है? 10% से ज्यादा, अमाउंटिंग टू 10%। अगर 10% फीस मिलती है, यानी कि टोटल इस लीगल कंसल्टेंसी फर्म की टोटल फीस अगर 50 लैक्स है, टोटल फर्म की साल भर की जितनी भी उन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की ना, उसकी फीस साल भर की इनकी फीस मिली थी 50 लाख। उसमें से 10% फीस किससे मिल रही है? कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से। 10% मतलब 5 लाख की फीस किससे मिल रही है? कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से। तो इस केस में मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, मैं या मेरा रिलेटिव अगर पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, एम्प्लॉय है लीगल कंसल्टेंसी फर्म की, ऐसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसको अपनी टोटल फीस में से 10% फीस किससे मिलती है? कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो एनी लीगल कंसल्टेंसी फर्म दैट हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। फर्म का जो टर्नओवर है, फर्म की जो फीस है, उसका अगर 10% अगर फीस इन सभी कंपनी से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इस केस में मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वो हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव, मैं और मेरा रिलेटिव दोनों के पास करेंटली, आज अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा हूं तो आज के डेट में देखा जाएगा कि मैं और मेरा रिलेटिव के पास, दोनों के पास मिलाकर एग्रीगेट 2% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए। 2% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए। होल्ड टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। मैं और मेरे रिलेटिव के पास 2% या उससे अधिक वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए। मैं और मेरे रिलेटिव के पास 2% या उससे अधिक वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए। तो अगर S + H उसका रिलेटिव है, दोनों के पास मिलाकर अगर 2% या उससे अधिक के वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर है कंपनी के, यहाँ
पर याद रखिएगा केवल कंपनी है, अभी तक जितने ट्रांजैक्शन हुए उसमें सब में कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट थी, यहाँ पर केवल कंपनी है। तो मैं और मेरे रिलेटिव के पास 2% या उससे अधिक वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए। तो 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर सब क्लॉज ही मेरा और मेरे रिलेटिव के पास 2% या उससे अधिक वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए कंपनी के। याद रखिएगा केवल कंपनी कवर है यहाँ पर, अगर होल्डिंग सब्सिडरी के शेयर होंगे तो चलेगा, यहाँ पर मैं कवर नहीं हूँगा। लेकिन इस क्लॉज को कनेक्ट करिएगा 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी के क्लॉज से, जिसमें ये लिखा था कि मेरे रिलेटिव के पास पिछले 2 साल में और करेंट ईयर में शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, 2% ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 लैक्स विच एवर इज लोअर, इससे अधिक की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर मेरा रिलेटिव केवल कवर था और यहाँ पर मेरा और मेरे रिलेटिव के पास कंपनी के 2% वाले शेयर नहीं होने चाहिए, 2% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर। वहाँ पर पिछले 2 साल में कभी भी और करेंट फाइनेंशियल ईयर में उतनी वैल्यू के शेयर मेरे रिलेटिव के पास नहीं होने चाहिए। तो दोनों क्लॉज को कनेक्ट करके आपको रिकंसाइल करना है एग्जाम में। नेक्स्ट इज द लास्ट क्लॉज है अब, वो नीदर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव, मतलब मैं और मेरा रिलेटिव दोनों इज द सीईओ और डायरेक्टर, मतलब मैं और मेरा रिलेटिव मतलब मिस्टर एस और मिस्टर एच दोनों, ये दोनों इज द सीईओ और द डायरेक्टर, सीईओ या फिर डायरेक्टर किसका, ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी, जिसका काम है बेसिकली सोशल अफेयर करना, सोसाइटी के लिए वर्क करना। तो नॉन प्रॉफिट जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, एनजीओ हो गई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टोटल रिसिप्ट का, टोटल रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट मिलती है मतलब डोनेशन, इसको पैसा मिलता है, डोनेशन लोग देते हैं, तो इसको टोटल जितनी रिसिप्ट मिलती है ना उसका 25% रिसिप्ट, 25% और मोर किससे मिलता है पता है, कंपनी से, कंपनी के प्रमोटर से, कंपनी के डायरेक्टर लोगों से, होल्डिंग से, कंपनी की होल्डिंग से, कंपनी की सब्सिडरी से या कंपनी की एसोसिएट से, इन सभी से मिलता है 25% और मोर। किससे मिलता है फिर से, फ्रॉम द कंपनी से या उनके प्रमोटर, उनके डायरेक्टर या सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट से। या फिर इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास 2% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर है, मतलब इस एनपीओ के पास XYZ लिमिटेड के 2% या उससे अधिक वोटिंग पावर वाले शेयर हैं और मैं उस एनपीओ का क्या हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ या डायरेक्टर हूं, तो मैं अब XYZ लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, मैं XYZ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो याद रखिए, अगर मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या मैं या मेरा रिलेटिव सीईओ है या डायरेक्टर है, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपनी टोटल रिसिप्ट का 25% या उससे अधिक किससे मिलता है, कंपनी से, उनके प्रमोटर, उनके डायरेक्टर से या होल्डिंग से या सब्सिडरी से, एसोसिएट से, तो फिर मैं उस कंपनी का या मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। या फिर सच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होल्ड 2% और मोर वोटिंग पावर शेयर ऑफ द कंपनी, तो इस केस में मैं जो सीईओ है, जो डायरेक्टर है, मैं और मेरा रिलेटिव अगर है तो फिर मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मिस्टर एस रन ए एनजीओ और एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट, और मिस्टर आर इज ए डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। ही डोनेट 35 lakhs टू एनजीओ, किसने, डायरेक्टर ने डोनेट किया है।
एक्स वाई जेड लिमिटेड के डायरेक्टर ने, मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी को रिसीव कहां से मिल रही है, या तो कंपनी से या उसके प्रमोटर से या उसके डायरेक्टर से या होल्डिंग से, सब्सिडरी से। तो कंपनी के डायरेक्टर ने एनपीओ को डोनेट किया है, कितना, 35 लाख। और उस एनपीओ की टोटल रिसीव कितनी है, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में से 35 करोड़ किससे मिला है, कंपनी के डायरेक्टर से 35 करोड़ रुपए, मतलब मोर देन 25%। इस केस में मिस्टर एस विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। एंड लास्ट क्लॉज है हैवी वो परचेज सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, उसके पास सच क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब, अभी तक कोई वैसे प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। तो ये मेन क्लॉज थे। और एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी जो था, क्लॉज नंबर सी में जो अपन क्लॉज सी किए थे कि मेरा पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी एसोसिएट, देयर प्रमोटर, देयर डायरेक्टर के साथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर में और करेंट फाइनेंशियल ईयर में। ये क्लॉज ना गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी। तो 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पर यह क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो ये क्लॉज उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो एक बार मैं पूरे को फिर से समराइज कर दे रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्लॉज याद करते जाइएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी का, 149 सबसेक्शन 6। फर्स्ट जो क्लॉज है वो है कि नॉट एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। साथ में आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये शॉर्ट नोट। सेकेंड इज द possess qualification, experience and integrity, honesty. Third, not promoter of company, associate, holding, subsidiary. Fourth, not related to promoter, director of case. Fifth, not having pecuniary relationship or transaction with company, holding, subsidiary, associate, their promoter, their director, except remuneration as a director और ट्रांजैक्शन कितनी वैल्यू का याद रखिए,
10% ऑफ हिज टोटल इनकम तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर उसे पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। 6th, अब उसके रिलेटिव के बारे में है। नन ऑफ हिज रिलेटिव, और जो 5th नंबर ट्रांजेक्शन था नॉट अप्लीकेबल टू, गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, नन ऑफ हिज रिलेटिव, इसमें 4 ट्रांजेक्शन है रिलेटिव के लिए। मेरा रिलेटिव सिक्योरिटी होल्डिंग, सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इन कंपनी एसोसिएट होल्डिंग कैश नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 lakhs विच एवर इज लोअर। सेकेंड, इंडेटनेस नहीं होना चाहिए कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में। देयर प्रमोटर, देयर डायरेक्टर 50 lakhs रुपीज से अधिक का। नेक्स्ट, गारंटी और सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। एक्सीडिंग 50 lakhs, और अदर ट्रांजेक्शन प्लस ट्रांजेक्शन नंबर 1, 2, 3, ट्रांजेक्शन 1, 2, 3, ये तीनों एग्रीगेट मिलाकर डज नॉट एक्सीड 2% of total turnover of company और टोटल इनकम ऑफ कंपनी विच एवर इज लोअर, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब इतना भी हो गया ना 2%, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये मेरे रिलेटिव के लिए रिस्पेक्ट में ट्रांजेक्शन था। अब ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव दोनों, अब दोनों के लिए हैं, ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। नॉट, मैं और मेरा रिलेटिव नहीं होना चाहिए। केएमपी और एम्प्लॉई ऑफ कैश एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 3 years, बट अगर मेरा रिलेटिव केवल एम्प्लॉय है देन सच रेस्ट्रिक्शन नॉट अप्लाई। अगर मेरा रिलेटिव केवल एम्प्लॉय है ना तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव दोनों के पास मिलाकर 2% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं होने चाहिए ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव नॉट ए प्रोप्राइटर और पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ सीए फर्म, ऑडिट फर्म, कॉस्ट ऑडिट फर्म, सीएस फर्म of company holding subsidiary associate at any time during the last 3 years, at any time during the last 3 years. Next,
लीगल कंसल्टेंसी फर्म का भी पार्टनर प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए। ऐसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसको अपनी टोटल रिसीव का 10% या तो कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से मिलता है, अमाउंटिंग टू 10%। 11 लास्ट, ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव नॉट ए CEO और डायरेक्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको 25% और मोर रिसीव किससे मिलती है, कंपनी से, उनके डायरेक्टर से, उनके प्रमोटर से, या होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से, या फिर दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होल्ड 2% और मोर वोटिंग शेयर इन द कंपनी, वोटिंग शेयर इन द कंपनी, दोनों में से कोई भी हो। तो अगर मैं या मेरा रिलेटिव अगर ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का CEO या डायरेक्टर है जिसको कि टोटल रिसीव में से 25% रिसीव या तो कंपनी से मिलती है, या उनके डायरेक्टर से, या उनके प्रमोटर से, या होल्डिंग से, या सब्सिडरी से, या एसोसिएट से, या फिर सच NPO होल्ड द 2% और मोर वोटिंग शेयर इन द कंपनी, इन सच केस such person is not eligible to become the independent director in the company. That's a exhaustive definition, detailed definition एग्जाम्पल के साथ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में अब कुछ मिसलेनियस प्रोविजन। फर्स्ट, फाइलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी, मतलब अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो उसके बारे में लॉ क्या बोलता है। जैसे वुमेन डायरेक्टर में अपन ने पढ़ा था कि कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिलअप करेगा विद इन 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द वैकेंसी विच एवर डेट इज लेटर। सेम लॉ यहां पर भी दिया गया है। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिलअप बाय द बोर्ड एट अर्लीस्ट नॉट लेटर देन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी वैकेंसी के बाद, और विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर डेट इज लेटर। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर डेट इज लेटर, उस दिन तक कैजुअल वैकेंसी क्या हो जानी चाहिए, फिलअप हो जानी चाहिए। Thereafter 149 subsection 7, every independent director shall give a declaration that he meet the criteria of independency। सबसेक्शन 6 में जो अपन ने क्राइटेरिया पढ़े ना, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, तो हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक लेटर में लिखकर देना पड़ेगा डिक्लेरेशन कि वो मीट कर रहा है जो क्राइटेरिया 149 सबसेक्शन 6 में दिए गए हैं। Such declaration shall be given at the first meeting of the board in which he participate as a director। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, यानी कि जब वो पहली बार डायरेक्टर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा उस समय देगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, हर फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये डिक्लेरेशन वो देगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। एंड व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे अफेक्ट हिज स्टेटस, मतलब जब भी अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती है जिससे कि उसकी इंडिपेंडेंसी पर इफेक्ट होता है, चेंज होता है स्टेटस, तो उसे अपना डिक्लेरेशन देना है कि क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, या उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही है, उसके बारे में उसको डिक्लेरेशन देना है। तो 3 बार देना है। एक तो फर्स्ट टाइम जब पहली बार वो डायरेक्टर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा, सेकंड जब भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग होगी उस समय, और उसके बाद जब भी उसके ऐसी परिस्थितियां जिससे उसके स्टेटस में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्टेटस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस समय उसको अपना डिक्लेरेशन देना है। सबसेक्शन 8, द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल अबाइड, अबाइड मतलब फॉलो द प्रोविजन स्पेसिफाई शेड्यूल 4, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 4 में कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल, फंक्शन, ड्यूटीज, ये सभी दिए गए हैं। तो कंपनी को प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों को शेड्यूल 4 कंप्लाई करना है। नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव।
वो केवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, वो कंपनी के डे टू डे अफेयर में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। डे टू डे मैनेजमेंट उसके हाथ में नहीं रहता है, उसका काम केवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी बायसनेस ना हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, मतलब बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है और अपना वैल्यूबल डिसीजन, अपना वैल्यूबल वोट देना है जिस मैटर में, और ये वाच करते रहना है कि कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं, ये उसका मेन रोल रहता है। तो नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सेल नॉट इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि कंपनी आज आपको ऑप्शन दे रही है और आपको फ्यूचर में शेयर अलॉट करेगी, तो अगर शेयर अलॉट कर दी तो फिर आपकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वोटिंग पावर वाले शेयर आ जाएंगे, आपका कंपनी में इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। इसलिए कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी कंपनी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकती, स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकती। स्टॉक ऑप्शन मतलब फ्यूचर में कंपनी आपको शेयर अलॉट कर रही है, मतलब कंपनी आपको लालच दे रही है कि आज आप कंपनी में हमारे यहाँ 2 साल तक कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम आपको इक्विटी शेयर कम रेट में देंगे, मार्केट से कम रेट में, तो इसको बोलते हैं ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी ईसॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे उसकी इंडिपेंडेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सेकेंड इज द, उसे सीटिंग फीस मिलेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रिसीव रिमरेशन बाय वे ऑफ सीटिंग फीस। सीटिंग फीस क्यों मिलती है? फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, इसलिए उसे सीटिंग फीस मिलेगी, सीटिंग फीस मिलेगी। फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द सीटिंग फीस, उसे सीटिंग फीस मिल सकती है। नेक्स्ट, कंपनी में रिम्बर्स टू द इंडिपेंडेंट द एक्सपेंसेस फॉर, मतलब बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जो भी उसको एक्सपेंस लगे हैं कंपनी उसे वो रिम्बर्स कर सकती है। कंपनी में रिम्बर्स टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जो भी उसके ट्रैवलिंग, होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग जो भी खर्चे लगे हैं कंपनी उसे रिम्बर्स कर सकती है। कंपनी उसको जो भी खर्चे आउट ऑफ पॉकेट लगे उसको पे कर सकती है, रिम्बर्स कर सकती है। एंड लास्ट इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी पेड ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, मतलब अगर कंपनी को हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हो तो शेयर होल्डर अगर अप्रूव करते हैं तो उसे प्रॉफिट के बेसिस पर कमीशन दिया जा सकता है, लाइक 2%, 2% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ प्रॉफिट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रॉफिट के बेसिस पर कमीशन दिया जा सकता है एज अप्रूव बाय द मेंबर, लेकिन मेंबर जरूर अप्रूव करेंगे, मतलब जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अगर अप्रूव करती है तो इस केस में उसे प्रॉफिट के बेसिस पर कमीशन दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसे ईसॉप नहीं मिलेगा। सेकेंड इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल सकता है, अगर उसे कोई एक्सपेंस लगा है फॉर पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग उसे सीटिंग फीस मिल सकती है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। एंड लास्ट इज द कि उसे प्रॉफिट बेस्ड कमीशन मिल सकता है इफ अप्रूव बाय द मेंबर, अगर मेंबर अप्रूव करते हैं तो। नेक्स्ट, टेन्योर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर के लिए टेन्योर रहेगी, वो एलिजिबल रहेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा जो कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, उस बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दिया जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट का। और अपन ने 169 में पढ़ा था कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंट हो जाता है और उसके बाद अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं मेंबर लोग, तो रिमूवल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि किसी भी डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो इस केस में, किसी भी डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो इस केस में नॉर्मली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रीअपॉइंट हो गया है उसके बाद अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो कंपलसरी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म शैल बी रिमूव बाय द कंपनी बाय पासिंग, मतलब अगर सेकेंड टर्म के लिए रीअपॉइंट हो गया उसके बाद रिमूव करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। टेन्योर क्या रहेगी? मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 2 टर्म्स मैंने बताया था,
वन टर्म्स मैक्सिमम अप टू 5 ईयर, सेकेंड टर्म्स मैक्सिमम अप टू 5 ईयर। लेकिन जैसे ही 2 टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उस पर 3 साल का कूलिंग पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 साल तक वो कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता, जिसे अपन कूलिंग पीरियड बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद उस पर 3 साल का कूलिंग पीरियड अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 साल तक वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। सी नंबर क्लॉज कोई काम का नहीं है, काट दीजिए। एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, क्योंकि भाइयों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कंपनी के डे टू डे अफेयर मैनेज करने में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो नॉर्मली अगर कंपनी के डे टू डे अफेयर मैनेज करने में अगर कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो उसकी कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। और अगर उसने कंपनी में अगर गलत डिसीजन हो रहा था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी उसने, लेकिन बाकी डायरेक्टर लोग ने उस डिसीजन को अप्रूव कर दिया था, तो फिर उस डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने तो बहुत कोशिश की थी उस बिजनेस को नहीं करने के लिए। तो एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी सब सेक्शन 12 बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग ए प्रमोटर और केएमपी। मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि प्रमोटर नहीं है, जो केएमपी नहीं है, shall be held liable only in respect of such act or omission or commission by a company which had occurred with his knowledge or attributable through board process and with his consent or convenience or where he had not acted diligently। मतलब अगर कोई भी कंपनी में एक्ट हुआ है, ओमिशन हुआ है या कोई भी कमीशन काम हुए हैं और वो उसके नॉलेज से, उसके कंसेंट से हुए, तो ही लायबल रहेगा। अगर कंपनी में कोई ऐसा काम हुआ है जो उसके नॉलेज में नहीं था, उसके कंसेंट से नहीं था, तो इस केस में वो उस काम के लिए, उस गलत काम के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल डायरेक्टर माना जाएगा, उस पर रिटायर बाय रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 149 सबसेक्शन 4 से लेकर 149 सबसेक्शन 4 से लेकर 11, 12, 13 ये सभी सेक्शन 8 कंपनी पर, मतलब सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। मैनर ऑफ सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी सेलेक्ट करेगी, अपॉइंट करेगी ना, उसके बारे में एक प्रोसीजर दी गई है। प्रोसीजर ये दी गई है कि गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एजेंसी नोटिफाई करेगी, वो एजेंसी ना डेटा बैंक मेंटेन करेगी, डेटा बैंक ऑफ पर्सन who is willingness or an eligible to become the independent director। मतलब जैसे मैं सीए हूँ, अगर मुझे, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ किसी भी कंपनी का, तो मैं ना इस एजेंसी के पास अप्लीकेशन दूंगा फीस के साथ कि मेरा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड कर दिया जाए, और कंपनियां फिर इस डेटा बैंक का यूज करेगी फॉर सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। इन डेटा बैंक का यूज करेगी, इन डेटा बैंक से कंपनी सेलेक्ट करेगी, अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड होना जरूरी है। और ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है। इस एजेंसी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मनेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सच इंस्टीट्यूट सेल मेंटेन द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी पर्सन, चाहे मैं, कोई भी पर्सन अगर वो विलिंगनेस है कि उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हो, भले वो डायरेक्टर बने या ना बने वो बात अलग है। अगर आप कोई भी पर्सन चाहे तो अपनी इच्छा से इस
एजेंसी के पास अपना नाम इंक्लूड करवा सकता है। इसके लिए उसे फीस पे करनी पड़ेगी। इस डेटा बैंक में नेम जो रहेगा 1 साल के लिए इंक्लूड रहेगा, 5 ईयर के लिए या परमानेंटली। 1 साल के लिए फीस कम रहेगी लॉजिकली, 5 ईयर की फीस कंपेरेबली ज़्यादा रहेगी, और लाइफ टाइम के लिए फीस जो रहेगी वो बहुत हाई ज़्यादा फीस रहेगी। तो आपकी इच्छा है, आप 1 साल के लिए इंक्लूड करा सकते हैं, 5 साल के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए उस डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। अभी अभी गवर्नमेंट ने कंपनी रूल 2014 में जो रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल मॉडिफाई किया, पूरा चेंज कर दिया, रूल 6, जिसमें ये दिया गया, एक डेट नोटिफाई की गई 1 दिसंबर 2019। अगर कोई पर्सन इस दिन किसी कंपनी में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ऑलरेडी है, तो उसको टाइम दिया गया 3 महीने का। ये टाइम टाइम टू टाइम बहुत बार चेंज हुई, 3 महीने को फिर 5 महीने किया, फिर कोविड आ गया था, इसकी वजह से इसको 7 मंथ किया गया, और फिर अभी ये पीरियड 13 मंथ हो गया है। मतलब अभी अपने को 13 मंथ याद रखना है। ये रूल कमेंस कब हुआ था? 1 दिसंबर 2019 से। अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस पर्सन को ये बोला गया कि आप 13 महीने के अंदर, ये रूल कमेंस होने के 13 महीने के अंदर अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करा दीजिए, अगर आपका नाम अभी तक नहीं था डेटा बैंक में, कंपलसरी। और सेकेंड इज द, अगर कोई पर्सन अब बनना चाहता है, इस डेट्स के कमेंस होने के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है किसी कंपनी में, तो कंपलसरी है उसका नाम पहले डेटा बैंक में इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में तो 13 महीने का टाइम दिया गया, और अगर आप अब अपॉइंट होना चाहते हो इस रूल के कमेंस, दैट मीन्स 1 दिसंबर 2019 के बाद अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अपॉइंट होना चाहते हो, तो पहले आपका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक, ये पहला कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट ये दिया गया कि केवल आपको डेटा बैंक में इंक्लूड नहीं करवाना है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है ना, तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी एग्जाम पास करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा जिसमें जर्नल, कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, सेबी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जर्नल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस। तो वो एग्जाम आपको क्लियर करना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक। जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था, उसके 1 साल के अंदर आपको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना है, और उसमें आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स सिक्योर करने हैं। लेकिन उस ऑनलाइन टेस्ट से कुछ रेप्यूटेड पर्सन को, कुछ रेप्यूटेड डायरेक्टर और पर्सन को एग्जम्पशन दी गई है कि उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं। ऐसे डायरेक्टर, ऐसे पर्सन जो डायरेक्टर या केएमपी हो चुके हैं और 10 साल हो चुके हैं उनको, 10 ईयर्स हो चुके हैं डायरेक्टर की ऑफिस होल्ड किए, 10 ईयर्स, या केएमपी की ऑफिस होल्ड की, कौन सी कंपनी में? फर्स्ट लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट वुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप इन कंपनियों में 10 साल हो गए हैं डायरेक्टरशिप या केएमपी की ऑफिस होल्ड की, तो आपको एग्जम्पशन दिया गया है। इस केस में आपको ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मतलब आपको टेस्ट अपीयर होने की जरूरत नहीं। और ये एग्जाम और ये डेटा बैंक कौन मैनेज करेगा? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर एट मनेसर। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, फिर से, अगर कोई पर्सन 1 दिसंबर 2019 में ऑलरेडी किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड नहीं अभी तक,
तो उसको 13 महीने के अंदर अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करवा लेना। 13 मंथ मतलब 1 दिसंबर से 13 मंथ लगभग होता है 31 दिसंबर 2020, या उससे पहले अपना नाम डेटा बैंक में कंपलसरी इंक्लूड करा लेना है। ठीक। सेकेंड थिंग, अगर वो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, अभी तक है नहीं किसी कंपनी का, बनना चाहता है, तो पहले अपॉइंट होने से पहले उसका नाम डेटा बैंक में कंपलसरी इंक्लूड होना चाहिए। डेटा बैंक के लिए आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा नेम इंक्लूड कराने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट IICA को, विद फीस के साथ। फीस डिपेंड करती है कितने ईयर्स के लिए आप इंक्लूड करवा रहे हैं अपना नाम, 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आपको जिस भी नाम आपका डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ ना, उसके 10 साल के उसके 1 साल के अंदर आपको एक ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना है, जिसमें आपको मिनिमम 60 मार्क्स सिक्योर करने हैं, तभी आप कंटिन्यू एलिजिबल रहेंगे टू कंटिन्यू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। लेकिन ये एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है ऐसे डायरेक्टर या ऐसे KMP को जिनको 10 साल हो गए हैं इन सब कंपनियों में डायरेक्टरशिप या KMP होल्ड करते हुए। फर्स्ट इज द लिस्टेड कंपनी, सेकेंड एनी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट वुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पहले में लिस्टेड है और तीसरे में क्या बोला है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट वुज सिक्योरिटी। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनियों के भी डिवेंचर लिस्टेड है, तो यहां पर थर्ड में ऐसी प्राइवेट कंपनी कवर हो जाएगी जिसकी सिक्योरिटी डिवेंचर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। उन कंपनियों को कंपलसरी है और उन कंपनियों के डायरेक्टर को KMP को रिलीफ दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो मैं एक ही ईयर में एक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हूं और एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूं, लाइक मैं 2019-20 में लिस्टेड कंपनी में भी डायरेक्टर था और एक अदर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर था 2019, तो उससे 2 काउंट नहीं किएंगे, उससे सिंगल काउंट किएंगे, सिंगल ईयर काउंट किया जाएगा। 10 साल भले ही आप कितनी भी कंपनियों में डायरेक्टरशिप में रहें, लेकिन आप 10 साल हैं इन सभी कंपनियों में मिलाकर 10 साल तक, तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट अपीयर होने की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। और कंपनी इस डेटा बैंक का यूज करेगी फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आइएगा अब मैं सीट से आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं इस टॉपिक को। सबसे पहले सेक्शन 150 जो अपना पेंडिंग था, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 149। इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए, कोई काम का नहीं है, क्योंकि सब सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है ट्रांजिशनल प्रोविजन है, वो कोई काम का नहीं है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक कंटेनिंग नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। मैंने बताया था डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगी, IICA, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस और आप अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सभी अपने पर्सनल डिटेल्स सबमिट करोगे डेटा बैंक। तो मे बी कंपनी सेलेक्ट कर सकती है, मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक कंटेनिंग द नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेंटेन बाय एनी बॉडी, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन एज में बी नोटिफाई, और नोटिफाई हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हैविंग एक्सपर्टाइज इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डेटा बैंक। और वो अपनी वेबसाइट में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ना, वो अपनी वेबसाइट में वो डेटा बैंक में प्लेस कर देगी फॉर यूज बाय द कंपनी मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी उनकी लिस्ट अपने IICA अपनी उन डेटा बैंक की जो लिस्ट है वो अपने वेबसाइट में प्लेस कर देगी, जिससे कि कंपनी यूज कर सके फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर सेकेंड में यही दिया गया, प्रोवाइडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस बिफोर सेलेक्टिंग ए पर्सन फ्रॉम डेटा बैंक रेफर टू अबाउट सेलाई। मतलब कि कंपनी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी ना, तो कंपनी ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करेगी
कि डेटा बैंक से जो सेलेक्ट कर रही है वो पर्सन हमारे लिए क्वालिफाई, हमारे लिए सही पर्सन रहेगा कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं। फिर सब सेक्शन 2 में ये दिया गया, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152। मतलब मैंने बताया था बोर्ड अपॉइंट कर देती है और जनरल मीटिंग अप्रूव करती है, और जब वो रीअपॉइंट होता है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट जो होगी फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो जनरल मीटिंग में अप्रूव होगी। एंड द एक्सप्लेटरी स्टेटमेंट अनेक्स टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कॉल टू कंसीडर द सेड अपॉइंटमेंट शैल इंडिकेट जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट। मतलब कि जो जनरल मीटिंग होगी उसके लिए नोटिस दी जाएगी, और उस नोटिस में एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है और जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डायरेक्टर लोग जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हम इस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं। तो कंपनी जस्टिफाई करेगी फॉर चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि हम इस पर्सन को, इस बंदे को क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, इसके पीछे जस्टिफिकेशन शो किया जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। द डेटा बैंक रिफर टू इन सब सेक्शन 1 सेल क्रिएट एंड मेंटेन डेटा ऑफ पर्सन विलिंग टू एक्ट एज एन इनको। ठीक है, डेटा बैंक मेंटेन करेगी ऑफ द डेटा ऑफ द पर्सन विलिंग टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आते हैं रूल 6, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंट अमेंड हुआ था, जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। एवरी इंडिविजुअल, रूल 6 पढ़ रहे हैं अपन, कंपनी रूल 2014, मैनर एंड सिलेक्शन कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू अपॉइंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एवरी इंडिविजुअल वो हैज बीन अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। और ये कमेंस कब हुआ था? 1 दिसंबर 2019। ये रूल, इस रूल के कमेंस होने के विद इन ए पीरियड ऑफ 13 मंथ, 13 मंथ के अंदर, और एवरी इंडिविजुअल इंटेंड टू गेट, इसका मतलब वो अपॉइंट होना चाहता है आफ्टर सच कमेंसमेंट, मतलब 1 दिसंबर 2019 के बाद वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, सेल बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एट मनेसर, फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम, and from time to time take step as specified in sub rule 2 till he continue to hold the office of independent director in any company। और सब रूल 2 में यही दिया गया है कि अगर उसने 1 साल या 5 साल के लिए अप्लाई किया था, तो जैसे ही 1 साल 5 साल खत्म होंगे फिर से उसको अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करने के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डीन में वॉलंटरी, मतलब कोई जरूरी नहीं है डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए कि आपके पास डीन नंबर हो। अगर आपके पास डीन नंबर नहीं है फिर भी आप अपना नाम डेटा बैंक में वॉलंटरी इंक्लूड करा सकते हैं। सब रूल 2, एवरी पर्सन whose name has been so included in the data bank shall file an application for renewal। मैंने बताया था, जैसे ही अगर आपने ओरिजिनली 1 साल या 5 साल के लिए अगर डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवाया था, तो जैसे ही 1 साल 5 साल खत्म हो जाएंगे, फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 1 ईयर और 5 ईयर, और फॉर हिज लाइफ टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब अगर आपने ओरिजिनली 1 साल के लिए अगर आपने इंक्लूड करवाया था, तो अब जैसे ही 1 साल खत्म होंगे उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन देना है। फिर से आप 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए रिन्यूअल करवा सकते हैं। अगर आपने लाइफ टाइम के लिए इंक्लूड करवा लिया तो आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फीस फॉर इंक्लूजन। मतलब अगर आपने लाइफ टाइम फीस पे कर दी है लाइफ टाइम के लिए, तो आपको रिन्यूअल का एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं। सब रूल 3, every independent director shall submit a declaration of compliance of sub rule 1 and sub rule 2 to the board each time he submit
द डिक्लेरेशन रिक्वायर अंडर सब सेक्शन 7, सब सेक्शन 7 में पढ़े थे कि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये बताना पड़ेगा बोर्ड के सामने, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो पहली बार डायरेक्टर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा, और हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कि वो जो इंडिपेंडेंसी की कंडीशन है 149 सब सेक्शन 6 जो अपन एलिजिबिलिटी पढ़े हैं इंडिपेंडेंसी की, वो फुलफिल कर रहा है, इसके बारे में उसे डिक्लेरेशन देना है। तो उस डिक्लेरेशन में ये भी बात बतानी है कि जब वो डिक्लेरेशन देगा तो ये बताएगा कि वो इस रूल के सब रूल 1 और सब रूल 2 का कंप्लायंस कर रहा है। इसका मतलब उसने डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवा लिया है, और अगर रिन्यूअल के लिए भी एप्लीकेशन अगर इफ रिक्वायर है तो उसने दे दिया है। सब रूल 4, एवरी इंडिविजुअल whose name is so included in the data bank under sub rule 1 shall pass an online proficiency self assessment test, shall pass online proficiency self assessment test conducted by the institute, institute मतलब IICA within a period of 1 year। मैंने बताया था जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था, जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था उसके 1 साल के अंदर आपको ये एग्जाम पास करना है। सेल्फ पास एंड ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा, आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। और डेटा बैंक से रिमूव मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से अब रिमूव हो जाओ, क्योंकि आप कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हो सब रूल 1 एंड सब रूल 2। बट कुछ लोगों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जो सीनियर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्टरशिप का बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उनको ऑनलाइन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट रिक्वायर टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व एज ए डायरेक्टर और KMP फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर। 10 साल तक हो चुका है, मैं डायरेक्टर या KMP की पोस्ट में ऑलरेडी सर्व कर चुका हूं। एज ऑन द डेट ऑफ, अंडरलाइन करिए, इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द, जिस दिन मेरा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था उस दिन मेरे को 10 साल हो चुके थे डायरेक्टर और KMP बने हुए। इन 1 और मोर फॉलोइंग कंपनियों में, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। थर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। Provided for the purpose of calculation of period of 10 year referred to in first proviso any period during which individual was acting as director or as a KMP इन 2 और मोर कंपनी एट द सेम टाइम सेल बी काउंट। मैंने बताया था कि मैं एक लिस्टेड कंपनी में 5 लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर हूं, तो उसे 1 साल में अगर 5 लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर हूं तो उसे 5 नहीं काउंट करेंगे, उससे सिंगल काउंट किया जाएगा। तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्टर या KMP की ऑफिस होल्ड की। कौन सी कंपनियों में? लिस्टेड कंपनियों में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी जिसके डिबेंचर लिस्टेड है, जिस प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर, तो इन कंपनियों में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टू होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर और KMP फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर। लेकिन मैं अगर एक ही साल में 10 कंपनियों में, 10 लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर था तो उसे 10 काउंट नहीं करेंगे, उससे सिंगल काउंट किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट मीन्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एट मनेसर। इंस्टीट्यूट का मतलब दिया गया है। और पासिंग के लिए कितने परसेंट? 60% आपको स्कोर करना है। और देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ, मतलब आप कितने बार भी एग्जाम दे सकते हैं। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब कितने बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आप इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।